हे गाइस, वेलकम बैक टू गारमा गारम गपशप चैनल पर। तो बात करेंगे सबा इब्राहिम के ब्लॉग्स का जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। प्रेगनेंसी को लंबे समय तक छुपाने के बाद अब वह लगातार कंटेंट डाल रही है और यह भी साफ है कि वह इस पूरे सफ़र को अच्छी तरह कैश कर रही है। उनका ब्लॉगिंग स्टाइल भी अब पहले से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गया है। हर अपडेट टाइमली आ रही है ताकि ऑडियंस उनसे जुड़ी रहे। लेकिन इसके साथ साथ दीपिका कक्कड़ का नाम भी हर बार किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाता है। यह ट्रेंड अब लगभग हर बार देखने को मिल रहा है कि जब भी सभा की जिंदगी में कोई बड़ा इवेंट होता है, दीपिका किसी न किसी वजह से ट्रोल हो जाती है। चाहे वह सभा की शादी हो, रेस्टोरेंट ओपनिंग हो या फिर प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, हर बार दीपिका पर फोकस ज्यादा हो जाता है और वह ट्रोलिंग का शिकार बन जाती है। कहीं न कहीं ये भी लगता है कि सभा के फैंस और ट्रोलर्स को ये चीज़ें लगातार एक नया मुद्दा देने का काम कर रही हैं। अब जब सभा स्पा गई है, तो एक और दिलचस्प बात यह है कि पहले उन्होंने घर पर कलर करवाने के पीछे तर्क दिया था कि वहाँ पर जेंट्स होंगे, इसलिए उन्होंने घर पर ही प्रोसेस करवाई। लेकिन अब जब उन्हें एक ऐसा पार्लर मिल गया जहाँ जेंट्स नहीं थे, तो वह आराम से स्पा करवाने चली गईं। ये कहीं न कहीं उनके डबल स्टैंडर्ड को भी दिखाता है। जहाँ चीज़ें उनके हिसाब से सेट हो जाती हैं, वहाँ उनके पुराने लॉजिक बदल जाते हैं। फिलहाल तो उनकी ब्लॉगिंग स्पीड बढ़ गई है और लोग इस कंटेंट को देख भी रहे हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे दीपिका और सभा की यह जो तुलना और ट्रोलिंग का सिलसिला कब तक चलता है और इसमें नया ट्विस्ट क्या आता है। सबा इब्राहिम की बहन रिजा को लेकर भी लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, खासकर उनकी स्किन केयर और ओवरऑल नेल ग्रूमिंग को लेकर। अब रिजा छोटी नहीं रही और इस उम्र में ज़्यादातर लड़कियां अपनी स्किन और हेल्थ को लेकर खुद ही सजग हो जाती हैं। कुछ लोग सभा को ट्रोल करते हैं कि वह रिजा का ध्यान नहीं रखती, लेकिन सच कहें तो रिजा खुद भी अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें अपनी केयर खुद करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है जहां लड़कियों को स्किन केयर और सेल्फ ग्रूमिंग की पूरी नॉलेज आसानी से मिल जाती है। अगर घर का माहौल बहुत सादगी भरा भी हो, तो भी आसपास की सहेलियों, कॉलेज या सोशल मीडिया से ये सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं। पहले के दौर में जब इंटरनेट नहीं था, तब भी लड़कियां अपने दोस्तों से या बाहर की दुनिया को देखकर सीखती थीं। अब तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इतनी जानकारी है कि कोई भी अपनी स्किन, हेल्थ और फैशन के बारे में अपडेट रह सकता है। अब रही बात प्रेगनेंसी में खुद की केयर की, तो सबा ने बताया कि वह 5 महीने तक नॉर्मली कंघी भी नहीं करती थीं। यह सुनकर थोड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि 5 महीने तक बिना कंघी किए बालों की हालत खराब हो सकती है। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स और आलस आना नॉर्मल है, लेकिन बेसिक सेल्फ केयर तो फिर भी ज़रूरी होता है। कई महिलाएं इस दौरान अपने लुक्स और फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, ताकि डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवरी हो सके। सबा की ये बातें उनकी ऑडियंस को डिवाइड कर रही हैं। कुछ लोग इसे एक ईमानदार कन्फेशन मान रहे हैं, तो कुछ इसे लापरवाही का सबूत कह रहे हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे जाकर रिजा और सबा इस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं और क्या इसमें कोई बदलाव आता है। सबा इब्राहिम के ब्लॉग्स को देखकर यही लगता है कि हर छोटी से छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि जैसे उनके बिना कुछ भी मुमकिन ही नहीं है। चाहे वह कोई नई चीज़ खरीदना हो, स्पा करवाना हो या अपनी लाइफ की कोई भी अपडेट देना हो, हर चीज़ को वह इतना इमोशनल और ड्रामेटिक बना देती है कि कभी-कभी हंसी भी आ जाती है और गुस्सा भी। अब ये प्रेगनेंसी वाली बात ही ले लो। प्रेगनेंसी में थकान होना, मूड स्विंग्स आना, ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। कोई भी प्रेग्नेंट महिला इस फेज से गुजरती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 5 महीने तक कंघी ही न की जाए। मतलब 5 महीने तक एक इंसान कंघी न करे तो उसके बाल किस हाल में होंगे, यह सोचकर ही डर लगता है। और अब जब स्पा करवाने का टाइम आया, तो ये बताना ज़रूरी हो गया कि मैंने इतने महीने तक कंघी नहीं की, इसलिए अब मुझे स्पा की ज़रूरत है। भाई, अगर स्पा करवाना ही था तो सीधे जाकर करवा लेती। इसके लिए इतनी सफाई देने की क्या जरूरत।
ये चीज़ें इतनी ओवर ड्रामेटिक हो जाती हैं कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये ब्लॉग कम और कोई डेली सोप ज़्यादा लग रहा है। खासकर जब वह बार-बार अपने आप को मासूम और बेबस दिखाने की कोशिश करती है। अब देखो, अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, तो सीधे जाकर ले लो। बार-बार, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, जैसी बातें कहकर लोगों की सहानुभूति लेने की क्या ज़रूरत? अब ये तो सभी को पता है कि आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं। हर महीने नया फ़ोन, नए कपड़े, नई ज्वेलरी और नए-नए ट्रिप्स पर जाना, ये सब किसी गरीब की पहचान तो नहीं होती ना? और यह सिर्फ प्रेगनेंसी या पैम्परिंग तक ही सीमित नहीं है। हर चीज़ को लेकर यह ओवर एक्टिंग और इमोशनल ड्रामा चलता रहता है। अब देखो, रिज़ा की बात करें तो रिज़ा भी अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। अगर वह अपनी स्किन केयर नहीं कर रही, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो इसमें गलती सिर्फ सबा की ही नहीं है, रिज़ा की भी है। इस उम्र की लड़कियों को खुद ही अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। लड़कियां खुद इतनी अवेयर होती हैं कि उन्हें पता होता है कि अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखना है, कौन सा सनब्लॉक लगाना चाहिए, कौन सा फेस वॉश सूट करेगा। लेकिन रिज़ा के मामले में ऐसा लगता है कि उसे अब तक इन चीज़ों में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं है, और अब जब लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, तो सबा सफाई देने में लगी है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि उनके ब्लॉग्स में हमेशा कोई ना कोई दुख भरी कहानी ज़रूर होगी। जैसे अगर वह शॉपिंग करने जाएंगी तो पहले कहेंगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर जब शॉपिंग खत्म होगी तो पता चलेगा कि हज़ारों का सामान खरीद लिया। अगर स्पा करवाने जाएंगी तो पहले कहेंगी कि 5 महीने से मैंने कुछ नहीं किया। फिर फुल ट्रीटमेंट ले लेंगी। यही चीज़ हर बार रिपीट होती है और लोग भी अब इस पैटर्न को समझ चुके हैं। दीपिका और सबा का कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर बार जब सबा की लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो दीपिका किसी न किसी वजह से ट्रोल होने लगती है। यह एक अजीब इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर ऐसा किया जाता है, ये तो वही लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन यह पैटर्न इतना बार हो चुका है कि अब यह बहुत ज़्यादा साफ नज़र आने लगा है। एक और चीज़ जो बहुत अजीब लगती है वो यह है कि सबा हर छोटी बात के लिए इतनी सफाई क्यों देती है। जैसे अगर वह कोई स्पा ट्रीटमेंट ले रही है तो इसमें सफाई देने की क्या ज़रूरत? सीधे जाकर एंजॉय करो और आओ। हर चीज़ को इतना मासूम और इमोशनल बनाने की क्या ज़रूरत? एक नॉर्मल चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा बना देना, यही चीज़ उनके ब्लॉग्स को बार-बार क्रिंज बना देती है। और अब तो हद ये हो गई है कि वो अपने आप को बच्चा साबित करने में लगी रहती हैं। अल्लाह मेला बेबी फेस का भी कला लो ना, ही, मैं तो छोटी हूँ। भाई, कब तक ये ड्रामा चलेगा? ये देख-देख कर सच में ऐसा लगता है कि हम किसी छोटे बच्चे का प्ले एक्ट देख रहे हैं, जहां हर चीज़ को मासूमियत से लपेटकर पेश किया जाता है, ताकि लोग औ करें और सहानुभूति जताएं। लेकिन अब लोगों को यह सब समझ में आने लगा है। पहले जो लोग उनकी मासूमियत को सीरियसली लेते थे, अब वे भी समझ चुके हैं कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है। इसलिए अब चाहे वो कितनी भी सफाई दें, लोग जानते हैं कि उनके ब्लॉग्स में हर चीज़ पहले से प्लान की हुई होती है और हर बार वही पुरानी कहानी नए तरीके से परोसी जाती है। यह भी वही पुरानी कहानी है, हर छोटी-छोटी बात को इतना बड़ा बना देना कि जैसे दुनिया में इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। अब देखो, भाषा को लेकर ही बात कर लो। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इनमें से कोई भी भाषा परफेक्ट नहीं है और न ही कोई भाषा किसी एक व्यक्ति के लिए बनी है। लेकिन बस, अगर किसी ने एक बार कह दिया कि तुम हिंदी बोलकर उर्दू खराब कर रही हो, तो इस पर इतना लंबा सफाई देना कि भाई मेरी हिंदी भी खराब है, उर्दू भी खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है। ये सब क्या है? इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? कोई भी इंसान हर भाषा को परफेक्ट तरीके से नहीं बोल सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे इतना इमोशनल बना दिया जाए। लोग हर छोटी बात को इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि जैसे उनके बिना दुनिया ही नहीं चल सकती। अब रिज़ा की बात कर लो। इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी ऐसी बातें कर रही है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं हो। मतलब फेशियल करवाने जा रही हो और बोल रही हो कि बस सुई ना लगे। भाई, कौन से फेशियल में सुई लगती है? क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाने जा रही हो या कोई बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही हो? इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है?
और ऊपर से सबा भी हाँ में हाँ मिलाकर इसे मासूम और क्यूट बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखो, यह सब इतनी बार हो चुका है कि अब यह पैटर्न समझ में आने लगा है। पहले छोटी छोटी बातों पर ड्रामा, फिर खुद को मासूम और बेबस दिखाना, फिर सफाई देना और आखिर में वही चीज करना जो पहले से तय होती है। पहले बोलेंगी कि मैं बहुत डर रही हूँ, फिर जाकर वही ट्रीटमेंट करवा लेंगी और आखिर में खुद को एक्सपर्ट बना लेंगी। अब यह पैम्परिंग के लिए लोग तरसते हैं वाली बात भी कितनी अजीब है। भाई, कौन लोग तरसते हैं? आजकल तो लोग घर पर ही स्किन केयर कर लेते हैं। बाजार में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि हर कोई अपने हिसाब से घर पर ही स्किन केयर कर सकता है। अगर कोई पार्लर जाता भी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गरीब है या अमीर। लेकिन इनका ऐसा बोलना जैसे दुनिया में हर कोई इनके जितना लकी नहीं है, ये बहुत ही अजीब और ओवर एक्टिंग वाली बात हो जाती है। अब देखो, अगर कोई वाकई गरीब है तो वह फेशियल के बारे में सोचता भी नहीं है। उसे तो रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता होती है। और अगर कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में है तो वह खुद को पैम्पर करने के लिए कभी कभी पार्लर चला जाता है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन नहीं, यहाँ तो ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे यह कोई लग्जरी चीज है जो बस कुछ ही लोग कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब यह लोग खुद को बहुत बड़ा त्यागी दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब खुद हजारों लाखों के शॉपिंग करते हैं, हर महीने नया मेकअप, कपड़े, फोन और न जाने क्या क्या लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो बहुत ही सिंपल हैं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। भाई, जब चाहिए ही नहीं तो इतना शॉपिंग क्यों करते हो? ऐसे में यही लगता है कि यह सब सिर्फ कंटेंट बनाने का तरीका है। पहले खुद को मासूम और गरीब दिखाओ, फिर अपने ऊपर पैसे खर्च करो और फिर लोगों को यह दिखाओ कि देखो हम कितने सिंपल हैं। लेकिन अब लोग भी समझदार हो चुके हैं। पहले जो लोग इनकी बातों को सीरियसली लेते थे, अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि यह सब सिर्फ एक शो है और कुछ नहीं। तो हाँ, अब चाहे वह भाषा को लेकर सफाई देना हो, फेशियल से डरने का ड्रामा हो, या फिर खुद को गरीब दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो, सब कुछ बहुत ही ओवर और फेक लगने लगा है। और यही वजह है कि अब लोग इनकी बातों को पहले की तरह गंभीरता से नहीं लेते। नहीं, लोग तरसते नहीं हैं। कौन से लोग तरसते हैं? मैनू जरा दसो, कौन ऐसा कह रहा है? कोई एक भी कमेंट दिखा दो जिसमें लिखा हो, हाय, ऐसी बहन हमें भी मिलती जो हमारा इतना ख्याल रखती, हम भी पैम्परिंग के लिए तरस रहे हैं। भाई, ये तो नॉर्मल सी पैम्परिंग है। कौन सा इसने उसके लिए दासियां लगा दी हैं जो हाथ पैर दबा रही हो? बस कर, जाने दे बाबा। अब रिजा की बातें सुनो। बेटी खाला और आवा की बातें चल रही थीं और वो कह रही थी, वो तो 70 की हो गई है, पुराने जमाने की है। भाई, पुराने जमाने में कौन से फेशियल सुई से होते थे? पुराने जमाने में तो ये चीजें होती ही नहीं थीं। फिर वह कहती है, मुझे ना नाखून, नेल्स करवाने हैं। और फिर सनी साहब की दादागिरी शुरू हो जाती है। भाई, तेरा क्या जाता है? वो खुद अपने पैसे से करवा रही है, तेरा पैसा थोड़ी लगा रही है। लेकिन नहीं, जबरदस्ती की दादागिरी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। सोचो, अगर कोई औरत अपने पैसे से कुछ करवा रही हो तो भी कुछ लोग नाक भौं चढ़ाएंगे, और अगर मर्द का पैसा हो और औरत कुछ करवाना चाहती हो तब तो बहाने और भी ज्यादा बनेंगे। लेकिन यहाँ तो हालत ऐसी है कि वो सिर्फ इसलिए उसे ले जा रहा है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। चलो चलो, बहुत तेज भूख लग रही है। भाई, इस बंदे को तो 24 घंटे में 25 बार भूख लग जाती है। अब असली ट्विस्ट देखो, जिस पैम्परिंग के लिए पूरी दुनिया तरस रही थी उसमें तो फेशियल हुआ ही नहीं, बस एक क्लींजर लगाया और हो गया। वाह यार, अगर यही पैम्परिंग है तो हम तो चावल का आटा और बेसन मिलाकर रोज फ्री में ऐसी पैम्परिंग कर सकते हैं। सॉरी, लेकिन इस पैम्परिंग के लिए हम नहीं तरस सकते। कल मेरी एक सब्सक्राइबर का इतना प्यारा कमेंट आया था, आप अगर क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल भी न डालें तब भी हम आपकी वीडियोस पूरी देखेंगे। यह सुनकर दिल खुश हो गया। लेकिन अगला सीन देखो, अब बेटी खाला को परमानेंट कुक का सर्टिफिकेट मिल गया है। भाई, अब से तुम ऑफिशियल शेफ बन चुकी हो, कल से अपनी ड्यूटी शुरू कर दो। और ये क्या, बैंगन बनाए थे? बैंगन? भाई, बैंगन की इतनी बड़ी डील बना दी। फिर बालों की बातें शुरू हो गईं।
मैंने अपने बाल शोल्डर तक कटवा दिए। वाह, जैसे दुनिया में इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। भाई, मैं एक चीज कहूं, तुमने 35 सालों में कुछ भी नहीं सीखा। अगर किसी को प्रेगनेंसी में कैसे सोना है ये पूछना पड़े तो समझ लो कि उन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा। और ये कहना कि मैं हाइलाइट्स कभी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप केयर नहीं कर सकते तो आपको हाइलाइट्स नहीं करवाने चाहिए। भाई, ये कैसी लॉजिक है? देखो, आप हाइलाइट्स करवाओ या ना करवाओ, बालों को ट्रीटमेंट दो या मत दो, केमिकल्स लगाओ या मत लगाओ, एक टाइम के बाद हर चीज की केयर जरूरी होती है। हमारी बॉडी एक उम्र तक सब कुछ खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन बाद में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। बस इतना ही समझने की जरूरत है। वो सब कुछ अगर आप देखो, एक आप 20 में हो, ठीक है, 20 की एज में आपकी स्किन उस वक्त भरपूर जो है वो हर चीज दे रही होती है, कोलाजन भी बूस्ट कर रही होती है। आपकी स्किन हालांकि खराब भी बहुत होती है, उस टाइम पर सबसे स्किन खराब होती है। जब आप टीनेजर में होते हो तब से सबसे ज्यादा बुरे आप उस टाइम पर लग रहे होते हो। बट लेकिन ना उस टाइम पर आपकी सारी चीजें नेचुरली बन रही होती है। चीजें ना, हाँ, चीजें नेचुरली बन रही होती है, लेकिन एक टाइम आता है कि उसके बाद आपको ये चीजें खुद देनी पड़ती है। फेस को, बॉडी को मल्टीविटामिन्स आपको देने पड़ते हैं खुद को, कि भाई ये लो अब, क्योंकि अब वो एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद वो सारी चीजें कम होना शुरू हो जाती है, कम बनना शुरू हो जाती है। जैसे कॉलेजन के ये जो पाउडर साउडर भेजते हैं, अब काफी लोग बोलेंगे, अरे तुम्हें कॉलेजन पता चल गया नहीं यार। स्किन में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बालों के, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मेरे बाल आज जो 20 साल की एज में थे, आज मेरे बाल वो नहीं रहे। 20 साल की एज में मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे, मैं बहुत ज़्यादा लंबे थे। मेरे बाल इतने अच्छे घने बाल थे वो जो झाड़ू वाले ही, लेकिन थे वो घने बाल और अच्छे बाल थे मेरे। लेकिन उसके बाद आज मेरे बालों की ग्रोथ वो नहीं नहीं रही है, क्योंकि मेरे बालों में जो चीज़ें चाहिए थीं वो अब मेरे बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, नहीं बना पा रही है। और मैं अपने बालों को अगर इनटेक नहीं दे पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे बालों ने एक टाइम बाद झाड़ू बन ही जाना है। आपकी बॉडी को केयर की ज़रूरत होती है। आप हाईलाइट कराओ, आप अपनी बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट कराओ, कोई केमिकल लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आपकी बॉडी, आपके बालों, हर चीज़ को एक टाइम बाद नरिचमेंट की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ एक बोलना कि आप लोग हाइलाइट्स उसी वक्त करवाना, फ्रेंड, जब आप लोग केयर कर सकते हो। अगर आप हाइलाइट्स नहीं भी करवाओ और अपने बालों की केयर नहीं करोगे, इसी तरीके से शैम्पू से बाल धोकर, और मैंने हमको तो इतना सब कुछ चूना बेच रही होती है कि कभी ये वाला शैम्पू ले लो, कभी ये वाला मॉइस्चराइज़र ले लो, कभी ये कंडीशनर ले लो, तो खुद ही ये बंदी जो है वो शैम्पू से बाल जो है वो बांध लेती है। ये कहे कि डबल फेस है, हाँ, तो फिर ये तो गलत बात है ना। नहीं, तो भाई इनकी बातों में नहीं जाया करो कि अगर आप हाइलाइट्स कराओ तो ही आपके बालों को केयर की ज़रूरत है। आपके बालों को, आपके स्किन को एक टाइम बाद केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप टीनेजर में हो, ना पता है, मेरा मानना है अगर आप टीनेजर में हो, मैंने अपने 20 के अंदर ही ना अपना स्किन केयर स्टार्ट कर दिया था, या ना पहले मैंने बेसिक स्किन केयर के साथ रूटीन अपनी स्टार्ट की थी। लेकिन आज मेरी स्किन वक्त के साथ साथ, उस टाइम तो मुझे इतना कुछ नहीं देखे गई। मैंने कहा, यार ये क्या है, मतलब इतना कुछ मैं अपने थोबड़ा पे लगा रही होती हूँ, मेरा थोबड़ा तो वैसे का वैसा ही है। उस टाइम पर मेरी शक्ल जो है वो थोड़ी सी, मतलब मेरा कलर भी थोड़ा सा डल हो गया था। एक तो प्रेगनेंसी के बाद आपको पता है बहुत सारा खून मून जल जाता है, भाई कुछ बचता बचता है नहीं जिस्म के अंदर। तो वो मैं बोलूँ यार, कुछ फ़ायदा तो नहीं। लेकिन अब लेट 20 में मुझे मेरे पता चल रहा है कि मेरी स्किन लेट 20 के अंदर डल नहीं हो रही है। मेरी स्किन डे बाय डे ब्राइट हो रही है, ग्लो अप दे रही है, क्योंकि वो जो मेरी 7-8 सालों की मेहनत है ना, वो अब रंग ला रही है। तो यही होता है आपका जो उस टाइम का स्किन केयर है ना, वो आपको बाद में आपकी स्किन को बहुत, यानी अगर मैं स्किन केयर अभी स्टार्ट करती तो शायद वो ग्लो अप मुझे नहीं देता, इतना रिजल्ट जो मेरा पहले से देता था। यानी मैं क्रीम्स यूज़ करती थी पहले, तो मैंने वो वाली क्रीम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ की थी जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं। बट उसके बाद एक टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई ये आपको गोरा तो कर देती है। गोरी स्किन के पीछे, गोरी चमड़ के पीछे मैं भाग रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये गोरा तो कर देगी,
लेकिन मेरे जो स्किन को जो डैमेज करने वाली है, वो मैं कंट्रोल ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे समझ में आया, एक वक्त के बाद, देखो हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्टबाजी करता है। मैंने भी की है। मुझे भी गोरी कलर, ना गोरी स्किन का बड़ा ज़्यादा था कि मेरी स्किन फेयर होनी चाहिए। भाई सामने वाले का नहीं है कि अगर सामने वाला फेयर स्किन का नहीं हुआ तो मैं उसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखूंगी। मेरा अपना थॉट था कि मुझे मेरी स्किन जो है वो फेयर चाहिए। वो थी भी फेयर। लेकिन एक टाइम बाद जब बच्चे वगैरह पैदा हुए तो उसके बाद हो जाती है आपकी स्किन खराब। तो उसके चक्कर में मैंने बहुत ऐसी वैसी ना आलतू फालतू क्रीम लगा दी थी। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत जल्दी ही रियलाइज़ हो गया ये सारी चीज़ों को लेकर कि नहीं यार, ये मुझे रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे से दे रही है। बट आफ्टर इफ़ेक्ट मैंने एक हफ्ता ना एक क्रीम मेरे पास ना, वो थोड़ा सा मतलब मैंने नहीं मंगवाई थी। मैं थोड़ा सा ना लीजिए बन में रह गई थी कि चलो यार ऑन ऑर्डर कर दूं। एक हफ्ते में जो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा साफ हो गई थी, उस क्रीम को यूज़ करने के एक हफ्ते में मेरी स्किन हर बार ढक्कन बन चुकी थी। मैंने कहा यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये क्रीम्स नहीं आपको दे सकती है। आप अपना बेसिक स्किन केयर यूज़ करो। जो बेसिक्स होता है, मॉइस्चराइज़र ब्राइटनिंग, मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, कर लो। आप सनस्क्रीन यूज़ कर लो। आप अपना एच वीक में कोई पैक्स वगैरह यूज़ कर लो, कोई सिरम्स। मैं उसके बाद सिरम्स पर आई हूँ, काफ़ी। वरना मुझे लगता था यार ऑयली स्किन के लिए सिरम्स नहीं बने। बट उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ सर्कुलेट वर्कुलेट किया, ढूंढा करा। तो मुझे याद आया कि नहीं यार, ऑयली स्किन के लिए भी सिरम्स बने हैं और सिरम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं। बट आपको सही लगाने आने चाहिए। देन उसके बाद मैंने मिड 20 में अपने 25 क्रॉस हुई। मैंने उसके बाद रेटिनोल अपने इसमें यूज़ करना शुरू किया। एक आध दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर। बट मैंने अपनी उसमें लेकर आई हूँ ज़िंदगी में रेटिनोल भी तो झुर्रियाँ वगैरह। वरना आफ्टर स्किन, जब आप 2 बच्चे पैदा कर लेते हो और आपका कुछ ऐसा खाना पना, पता है ना हम भाई जंक फूड खाने वाले बंदे, कोई हेल्दी जिंदगी से हमारा दूर दूर तक सब्जियों से तो हमारा दूर दूर तक नाता नहीं रहता। मतलब हम इतने ज़्यादा जो है ना वो होते हैं कि दाल सब्जियां देखकर हमारे मुंह बनते, ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा होता कोई हम पे जुल्म कर रहा है, तो हम उस तरीके के बंदे रहे। तो खैर, लेकिन फिर उसके बाद स्किन अच्छी हो गई है। तो खैर, होप सो कि आपको ये भाषण अच्छा लगा हो। बट लेकिन कभी कभार साथ साथ में देना चाहिए। यार अपनी स्किन का ख्याल रखा करो। खुद का ख्याल खुद रखो। खुद से मोहब्बत खुद करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिज़र्व करो कि सामने वाला ही मेरी केयर रखेगा तो ही मैं अपनी केयर रखूंगी। नहीं भाई, अपने आप से अगर कोई इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता, ना मैं बोलती हूँ, फिर वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो। मैं मोटिवेशनल ज्ञान, मैं मोटिवेशनल बना सकती हूँ। मतलब इतनी है, मेरे अंदर खुद पले, डिप्रेशन के आखिरी लेवल पे हूँ, खुद अलग सोच में जा रही हूँ, लेकिन मोटिवेशन मैं दे सकती हूँ। गनबाजी मैं ना आती है। बहुत करने को भाई। देखो हाइलाइट्स ना, मैंने तो बहुत टाइम पहले ही करवाना छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे बाल जिस तरीके से मेरा हेयर फॉल एक टाइम आया था कि मेरा हेयर फॉल बहुत गंदा वाला हो गया था। अब वो पता नहीं किस वजह से हुआ था, पानी की वजह से, पता नहीं किसी वजह से हुआ था। ट्रीटमेंट भी मैंने बहुत करवाया, दवाई मैंने बहुत पी। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि भाई मुझे हाइलाइट से फ़िलहाल तकरीबन 2 ढाई साल का ब्रेक ले लेना है, क्योंकि मैंने हर साल हाइलाइट्स करवाती थी। मुझे इतना क्रेज़ रहा है हाइलाइट का, तो मुझे था कि नहीं, मैं हर साल 1.5 साल में हाइलाइट करवाती थी। उसके बाद आप नॉर्मली हाइलाइट्स ना भी करवाओ, तो भी आपको सिरम्स की ज़रूरत मेरे अभी भी स्किन केयर में, सॉरी, हेयर केयर के अंदर सिरम्स, मास्क। और वो जो आजकल नहीं फिनो वाला मशहूर हुआ है, वो जो रेड वाला है, वो मैंने मंगवाया हुआ था। तो एक और सिल्की का आता है मास्क। अब पता नहीं इंडिया में मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन ये 1-2 मास्क वगैरह मैं अपने डेली रूटीन के अंदर रखती हूँ। एक दिन छोड़कर, 1 दिन या 2 दिन छोड़कर, जब भी मैं अगर अपने हेयर वॉश कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ लाज़मी करती हूँ। एक तो रोज़, एक तो ये जो मिथ है ना कि आप रोज़ हेयर वॉश करो। पता है, रोज़ हेयर वॉश कहीं न कहीं आपके ना स्कल्प को थोड़ा-सा ना वो कर देता है। मैं जब रोज़ हेयर वॉश करना शुरू करती हूँ, तो मेरा स्कैल्प जो है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है।
पता नहीं यार, ये सबके साथ होता है कि मेरे साथ होता है सिर्फ। बट ये होता है कि फिर मैं बॉडी वगैरह के साथ गेम खेलकर बॉडी वगैरह वश करके गेम कौन सी होती है। बालों की देखभाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे ऐसा बना देते हैं जैसे बिना हाइलाइट्स और ट्रीटमेंट के बाल रह ही नहीं सकते। अरे भाई, बेसिक हेयर केयर हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे हाइलाइट्स करवाए हों या नहीं। मैं तो अपना हेयर वॉश 1-2 दिन में कर लेती हूँ। बीच में गैप ज्यादा हो जाए तो बाल अजीब से हो जाते हैं। जिस दिन मास्क नहीं लगाती उस दिन कंडीशनर कर लेती हूँ। सिरम्स वगैरह भी लगती हूँ, वरना मेरे बाल तो सीधे ही उलझ जाते हैं। तो ये तो एक बेसिक नीड है, इसमें ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं। अब कुछ लोग उल्टा ज्ञान देने में एक्सपर्ट हैं। अरे बहन, ज्ञान देना ही है तो सही दो। मैं कोई ट्रोल नहीं कर रही, बस सीधी बात बता रही हूँ। अगर सबा इब्राहिम मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज सीखिए। सिर्फ हाइलाइट्स कराने से बालों की केयर पूरी नहीं हो जाती। नहाने में कितना टाइम लगता है यार। मैं तो कई बार नहाने से पहले ही मास्क लगा लेती हूँ, 20 से 25 मिनट घूम फिर लेती हूँ। टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं इसे। अब लोग पूछते हैं, पहले मास्क लगाना चाहिए या बाद में? यार, खुश रहो बस। मैं तो दोनों तरीके ट्राई कर लेती हूँ। और हाँ, बॉडी केयर भी जरूरी है। सिर्फ फेस और बालों पर ध्यान मत दो। हफ्ते में एक बार स्क्रब करना ही चाहिए। अगर अभी से ध्यान दोगे तो लेट 20 के दशक में फायदा दिखेगा। मैं खुद 28 क्रॉस करने वाली हूँ और सच बताऊं, रूटीन का फायदा अब दिख रहा है। हाँ, पिंपल्स तो कभी कभी निकल ही आते हैं, लेकिन अगर अभी से स्किन का ध्यान नहीं रखा तो बाद में पछताओगे। अब देखो, इतनी बालों की डेफिनेशन क्यों दे रही हो बहन? हमने तो तुम्हारे बाल देखे ही नहीं। अगर तुम हिजाब पहनती हो तो फिर इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत? लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी पॉडकास्ट को 24 मिनट तक खींच लेती हूँ, वैसे ही कुछ लोग अपने व्लॉग्स को 4 मिनट तक घसीट ही लेते हैं। मतलब सोचो, 5 मिनट के ब्लॉग में 25 मिनट की बकवास। इतना टैलेंट कहाँ से लाते हैं? मुझे सच में समझ नहीं आता इनका। मतलब खुद ही प्रेगनेंसी के दौरान रेनोवेशन स्टार्ट की और अब रो भी रहे हैं कि मेरा जाने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूं? अरे भाई, पहले ही सोच समझ के काम कर लेते। इतना अच्छा घर पहले से बना हुआ था, आराम से 2-3 साल और निकाल सकते थे। लेकिन नहीं, पैसा भी लगाना था और फिर उसकी शिकायत भी करनी थी। अब कहते हैं कि कुछ चीजें सभा के बिना नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। अगर तूने उसके बिना कर ली तो चप्पलें पड़ेंगी। जैसे कैंडल्स और झूमर, इनके बिना घर बनाना तो नामुमकिन ही था, है ना? अब देखो, मैं इन दिनों बहुत फ्री वाली पॉडकास्ट बना रही हूँ। मुझे पता है, आने वाले जलालत भरे कमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यार, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। मुझे मजा आता है ऐसे बात करने में। अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करने लगूं तो लगेगा कि मैं कोई लेक्चर दे रही हूं, लेकिन ऐसे जब दिल से बोलती हूं तो लगता है कि असली बातें हो रही हैं। और हाँ, अगर मेरी स्पीड तेज लगती है तो 1 स्पीड में देख लिया करो या 2x पर डाल दो। वैसे भी मैं इतनी तेज बोलती हूं कि 2x की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, फ्री वाला पिल्लो भी आ गया है। मतलब हर चीज फ्री में चाहिए। अब समझ आया कि इतना रोना धोना क्यों हो रहा था। अरे भाई, इतना पैसा कमा रहे हो, लेकिन एक पिल्लो खुद नहीं खरीद सकते? हद होती है कंजूसी की। प्रेगनेंसी में सोने की दिक्कत होती है, मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना प्रेगनेंसी पिल्लो के नींद ही ना आए। भाई, मैंने तो दोनों प्रेगनेंसी बिना किसी स्पेशल पिल्लो के निकाल दी। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। शायद इसलिए कि हमारे टाइम पर इतने नखरे आम नहीं थे। इन्हें तो बस दिखावे के लिए चाहिए, पिलो नहीं, चौंचले चाहिए। क्योंकि नॉर्मली बिना इन सब चीजों के भी गुजारा हो सकता है। नेशनल प्रॉब्लम नहीं है कि पिलो नहीं है तो जिंदगी ठहर जाएगी। गुजारा हो सकता है, सबने किया हुआ है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने किया है तो ये भी कर सकती है, लेकिन चलो ठीक है। भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रेगनेंसी पिलो की तुम्हें नीड है तो खुद परचेज कर लो ना। मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हें पिछले 4-5 दिनों से सोने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी तुमने पहले से ये चीज नहीं खरीदी? इतनी तो तुम डम नहीं हो जितनी बनने की एक्टिंग करती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि प्रेगनेंसी में पिल्लो यूज किए जाते हैं। यहां तक कि जिन यूट्यूबर्स को तुम देखती हो, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स,
सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी पिलो यूज होते हैं, तो तुम पहले ही खरीद सकती थीं, लेकिन नहीं। इंतज़ार किया कि पहले मैं अनाउंस करूं, फिर कोई सब्सक्राइबर या कोई और मुझे प्रेगनेंसी पिलो गिफ्ट करे, और फिर मैं उस पर सोऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।